आपका स्वागत है। थोड़ा सा मैं दूसरे स्टूडियो से ले रहा हूँ, इसीलिए टेक्निकली थोड़ा टाइम लग गया लेने में, चीज़ों को यहाँ सेट करने में दूसरे स्टूडियो से। बट अब मैं तैयार हूँ आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सफर आगे ले जाने के लिए। कल काफी बढ़िया हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई थी इंटरमीडिएट्स के बारे में। आज हम उस अंडरस्टैंडिंग को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। इंटरमीडिएट्स की कहानी से आगे एक्चुअली दूसरे स्पेसिस में जब चार्ज आता है, मतलब कार्बन के अलावा, उसकी स्टेबिलिटी की चर्चा करेंगे और उसको अनदर वर्ड में बेसिकली एसिडिटी बेसिसिटी से लिंक करेंगे, जोड़ेंगे उसको। सो वही आज हम शुरू करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन अगला वाला, इफेक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो इफेक्ट आपको पता है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे हम। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे, उसमें दूसरा एप्लीकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट की। सो सेकंड एप्लीकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं, एसिड इफेक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। इफेक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिटी और बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो एसिडिटी पर इफेक्ट देख लेते हैं, फिर बेसिसिटी पर इफेक्ट देख लेंगे छोटा मोटा। किसी भी ऑर्गेनिक एसिड्स की नॉर्मली पहले तो समझ लो आप कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स में हम मोटे-मोटे तौर पर अगर देखें तो मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं HCl, HBr, HI, H2SO4, HClO4, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं नॉर्मली वो वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं उनमें जो एनायंस है वो उतने स्टेबलाइज नहीं होते। चार्जेस जो है वो नॉर्मली या तो ऑक्सीजन पे होते हैं, या तो नाइट्रोजन पे होते हैं, या तो कार्बन पे होते हैं। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होता है। तो पहले ये समझते हैं कोई भी एसिड जो होता है वो क्या होता है, और फिर एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन करते हैं एसिड की। तो अगर एसिड की बात करें, मैं प्रोस्टेट बात कर रहा हूं, मैं H+ वाली बात कर रहा हूं। तो अगर मोटे-मोटे तौर पर हम H+ वाले एसिड्स की बात करें, प्रोस्टेट डेफिनेशन की बात करें, तो एसिड्स उन्हें कहा जाएगा जो H+ देते हैं। बेसिकली जो एक्वा सॉल्यूशंस में जाके H+ देते हैं उन्हें एसिड्स कहेंगे। तो एसिड्स की सिंपली अगर डेफिनेशन बात करें, इफेक्ट ऑन एसिडिटी पढ़ रहा हूं पहले मैं पढ़ा रहा हूं आपको एसिडिटी पर इफेक्ट, ठीक है। एसिडिटी और उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ की कहानी पढ़ा रहा हूं। तो कोई भी स्पेसिस को एसिड कहा जाएगा ऑर्गेनिक एसिड में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर वो पानी में जाने के बाद आपको H+ देता है। नॉर्मली उन्हें हम एसिड्स की कैटेगरी में रखेंगे। अब ऑफ कोर्स पानी में जाने के बाद कोई भी स्पीसीज H+ कब देगी, जब H+ देने के बाद जो दूसरा स्पीसीज बना एनायन वो स्टेबलाइज होगा। बिकॉज़ कोई भी अपना H+ तब छोड़ेगा जब छोड़ने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। इट मींस किसी भी ऑर्गेनिक एसिड की जो एसिडिटी है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक एसिड कितना H+ देगा या ये इक्विलिब्रियम कितना राइट साइड में शिफ्ट होगा। मैंने इक्विलिब्रियम का साइन इसलिए लगाया बिकॉज़ ऑर्गेनिक एसिड्स नॉर्मली वीक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स की कहानी अगर हम बात करें तो नॉर्मली ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के नॉर्मली ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। और आपको पता है वीक एसिड्स कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, और अगर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा दैट मींस वहां इक्विलिब्रियम आएगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी, उनकी इक्विलिब्रियम आएगा। और इक्विलिब्रियम आएगा तो हमें यही देखना है कि किसमें इक्विलिब्रियम पे H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी, या कौन इक्विलिब्रियम पे H+ ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, या किस केस में इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होगा, कौन मोर एंड मोर H+ देगा। सो ज्यादा से ज्यादा H+ देगा वो उतना एसिडिक, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो गई। और ज्यादा H+ कौन देगा, मोर अगर H+ देगा तो मोर एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। और ज्यादा H+ वो देगा जो इस डायरेक्शन में वापस नहीं आएगा, रिवर्सिबली वापस नहीं आएगा। वापस तब नहीं आती है कोई स्पीसीज जब वो स्टेबल हो जाती है। दैट मींस पूरी ऑर्गेनिक एसिड्स की जो एसिडिटी है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर गई इस स्पीसीज पर। ये जो बना हुआ एनायन है, ये एनायन जितना स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, जितना मोर स्टेबल एनायन, मोर स्टेबल एनायन, जितना ये स्टेबल एनायन होगा, समझ लीजिए उतना वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, या एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगी, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ या ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ, व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहो। दैट मींस हम डायरेक्टली कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक एसिड की जो एसिडिटी है वो इस बनने H+ निकलने के बाद बनने वाले एनायन की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होगी। सीधी सीधी अगर बोले ऑर्गेनिक एसिड्स में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हमारे पास आ गई कि ऑर्गेनिक एसिड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सीधी सीधी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है किसके, सीधी सीधी स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एनायन। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एनायन। ये जो कॉन्जुगेट एनायन है आपका, इस कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल हो गया है। जितना ये स्टेबल एनायन होगा, समझ लीजिए वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। और एनायन एक नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कैसे होता है ये कल हम देख चुके हैं। जितना विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, या उतना ज्यादा डिमिनिश होगा, डिक्रीज होगा, और चार्ज घटेगा तो स्पीसीज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इट मींस मैं डायरेक्टली कह सकता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ सीधी सीधी प्रोपोर्शनल हो गई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितने आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाओगे, समझ लीजिए उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन-कौन से होते हैं, अभी तो हम I की बात कर रहे हैं, आगे जाके हम N की भी बात करेंगे। तो -I और -N ग्रुप और भी बहुत सारे आगे पढ़ेंगे अपन। मोटा-मोटा -I और -N ग्रुप जितने ज्यादा लगाओगे, समझ लीजिए एनायन उतना स्टेबल होगा। विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, एनायन स्टेबलाइज करेगा, एनायन स्टेबलाइज करेगा, अगर ये स्टेबल हो जाएगा तो वापस H+ को लेगा नहीं, H+ नहीं लेगा, मतलब इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होगा और आपको मोर H+ मिलेगा, मोर आपको H+ मिलने वाला है। तो एनायन की स्टेबिलिटी आ गई। तो कल अपन ने बस फर्क इतना है, यहां जो एसिड्स की बात होगी तो कोई भी एनायन आ सकता है। कल हमने जो पढ़ा था वो कार्बन एनायन पढ़ा था मेनली। अब प्रॉब्लम यह है एनायन की स्टेबिलिटी पे बहुत सारे फैक्टर रखते हैं, मेजोमेरी की भी बात करेंगे आगे जाके, हाइपर कॉन्जुगेशंस कह रहे हैं वैसे -H कार्बन एनायन दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे केसेस में और दूसरे एनायन जो -H दिखाते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। -H की भी बात करेंगे, -N की भी बात करेंगे, प्लस N ग्रुप्स कैसे डिक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी उसकी भी बात करेंगे, रेजोनेंस आगे आएगा, कॉन्जुगेशन एंड डिलोकेशन आगे आएगा उसकी भी बात करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टरों में से इंडक्टिव फैक्टर का रोल बहुत लिमिटेड होता है, एसिडिटी में बेहद लिमिटेड होता है। नॉर्मली इंडक्टिव फैक्टर रोल एसिडिटी में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक जो एसिड्स होता है, एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव्स में ही मोस्टली देखा जाता है। मोस्टली एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव्स में ही देखते हैं, बाकी जनरली इतना रोल आएगा नहीं, बिकॉज़ बाकी रोल अपन एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, टॉपिक ही पढ़ेंगे एसिडिटी एंड बेसिसिटी। बिल्कुल चैप्टर एरोमेटिक के बाद तो चैप्टर ही आएगा, एरोमेटिक भी अपने आप एक फैक्टर आएगा आगे जाके, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं। अभी मैं केवल और केवल एसिडिटी आपको पढ़ा रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, उसके बेसिस पे आपको सिंपली एसिडिटी पढ़ा रहा हूं, राइट और नॉट। अच्छा, इस एनायन के स्टेबिलिटी बेस पे कोई छोटी-मोटी चीज आप देख सकते हो, नॉर्मल सी चीज आपको अगर एग्जांपल देखना है तो अगर मान लीजिए आपसे कोई कंपेयर कर रहा है कि एसिडिटी कंपेयर कर दीजिए इनकी, है ना, इनकी एसिडिटी कंपेयर कर दीजिए, अभी तक बाद में करेंगे, अभी भी कर लेते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि वाटर की एसिडिटी कंपेयर कीजिए, अमोनिया वाटर, अमोनिया हो गया आपका, वाटर हो गया आपका, और HF हो गया, इनकी एसिडिटी कंपेयर करनी है। मान लीजिए बहुत सिंपल है, आप H+ हटाइए, एनायन बनाइए, एनायन की स्टेबिलिटी देखिए, H+ हटाइए, एनायन बनाइए, यहां से बनेगा NH2-, यहां से बनेगा OH-, और यहां से बनने वाला है
आपका F माइनस। आपको समझ में आ जाएगा NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा नेगेटिव चार्ज पे उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अगर अगर साइज ऑलमोस्ट सेम हो या साइज में बहुत डिफरेंस नहीं हो, पहला फैक्टर साइज का आता है, जितनी लार्जर साइज एनायन उतना स्टेबलाइज होगा। अगर हम पहले मेन फैक्टर की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन है, एनायन की स्टेबिलिटी है। पहले तो वो साइज के बहुत प्रोपोर्शनल होती है, आपको पता है जितना बड़ा एटम होगा, जितना लार्ज साइज का होगा, एनायन चार्ज उतना डिलोकलाइज डिस्पर्स हो जाएगा, और चार्ज जितना डिस्पर्स होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। पहले तो साइज की बात है, बट आगे चर्चा करेंगे। और अगर साइज का फैक्टर सेम रहता है तब अपन मेनली या इन विदिन पीरियड अगर बात करें जो ऑलमोस्ट सेम साइज रहती है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की जो चर्चा होगी जब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उतना ज्यादा स्टेबल एनायन। तो अगर हम इन एनायंस की स्टेबिलिटी देखेंगे, अगर हम इन एनायन की, क्योंकि विदिन पीरियड है तो साइज की बात तो होगी नहीं, विदिन पीरियड तो ऑलमोस्ट सेम साइज, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा साइज में, तो स्टेबिलिटी की बात होगी तो हम जानते हैं कि NH2 माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा बेसिकली OH माइनस, और OH माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा F माइनस। और अगर स्टेबिलिटी का ये सीक्वेंस है तो इनकी एसिडिटी का भी यही सीक्वेंस हो जाएगा। जितना एनायन स्टेबल वो उतना उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, तो एसिडिटी का सीक्वेंस भी यही हो जाएगा। अमोनिया से ज्यादा एसिडिक होगा वाटर, से ज्यादा एसिडिक होगा आपका H। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसी को करना चाहें, बहुत सिंपल है, मेनली यहां भी इंडक्टिव इफेक्ट की बात है, अभी तो मैं जस्ट एसिडिटी के सिंपल कांसेप्ट की बात कर रहा हूं। एक और बात करते हैं, आपसे बोले कि बताओ इथेन, कार्बन, अब कार्बन वाले एनायनों की बात कर लेते हैं। ये तो कार्बन के अलावा दूसरे एनायंस थे, नाइट्रोजन पे चार था, ऑक्सीजन पे चार था, फ्लोरीन पे चार था। अगर सारे कार्बन पर चार्ज लिए जाए, मान लीजिए आपको इथेन ले लेते हैं, आपको फिर आप इथीन ले लेते हैं, ठीक है, आपने इथीन ले लिया, और मान लीजिए आपने एसिटिलीन ले लिया, मान लीजिए एसिटिलीन ले लिया आपने इस तरह से, और आप अगर इनको सर्कल करें यहां से, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और अगर इनकी एसिडिटी कंपेयर करना चाहें, अगेन आपको खेल वही करना पड़ेगा। आप H हटाइए, एनायन बनाइए, और एनायन बस इसको रट, मतलब इसको दिमाग में या तन बदन में उतार लो खेल। H हटाना है, एनायन बनाना है, और उसकी स्टेबिलिटीज कंपेयर करनी है। H हटाना है, एनायन बनाना है, और उसकी स्टेबिलिटीज कंपेयर करनी है। H हटा के एनायन बना के उसकी स्टेबिलिटीज कंपेयर करनी है। तो यहां पर H हटाइए, एनायन बनाइए, तो यहां से H हटा के एनायन बनाएंगे तो यू विल गेट CH3 CH2 माइनस, यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, एंड यू विल गेट HC ट्रिपल CH। एवरीवन नोस, सबको पता है, सब जानते हैं कि ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp कार्बन है, और sp कार्बन की EN सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अगर इस सेम एलिमेंट पर एनायन आ रहा है तो ऑलमोस्ट साइजेस की कहानी सेम होगी, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे चला जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चला जाएगा तो हम लोग सिंपली कंपेयर कर देंगे, sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज्यादा स्टेबल एनायन। और अगर एनायन की स्टेबिलिटी, अगर इनके एनायंस की स्टेबिलिटी ये हो गई, अगर एनायंस की स्टेबिलिटी ये हो गई इस तरह से, तो एसिडिटी भी यही हो जाएगी। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी भी यही हो जाएगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू इथेन से ज्यादा एसिडिक होंगी इथीन्स, से ज्यादा एसिडिक होंगे एसिटिलीन। दिस इज द बेसिक ट्रेंड, दिस इज द जनरल ट्रेंड, दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड। कहानी खत्म हुई। अब अपन इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन पे आते हैं। एक और बात मैं समझाता हूं आपको, यहां पे एसिडिटी को मेजर किया जाता है दरअसल K's के थ्रू। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो इक्विलिब्रियम आएगा, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के थ्रू इसको मेजर करेंगे, इसलिए एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी K वैल्यू की। K वैल्यू ही एसिडिटी मेजर करेगा, और एक होती है पीके वैल्यू, तो एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपकी पीके वैल्यू की। K के डायरेक्टली होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पीके वैल्यू की, पीके वैल्यू की। इसलिए कई बार क्या होता है, K कंपैरिजन का आता है या पीके कंपैरिजन का आता है। पीके होता है माइनस लॉग ऑफ K, तो माइनस लॉग ऑफ K लेके तो जिसका K ज्यादा उसका पीके कम हो जाएगा, जिसका K कम होगा उसका पीके ज्यादा हो जाएगा, सिंपल। तो पीके एसिडिटी का उल्टा ऑर्डर होगा, ऑर्डर ये है तो पीके का ऑर्डर उसका उल्टा हो जाएगा। दैट्स द सिंपल थिंग। अब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे आ जाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन, तो मोस्टली इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन है वो अपन लगाते हैं एसिड्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्टेबिलिटी में, वो सॉरी क्या एसिडिटी में। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इन एसिडिटी, है ना। रोल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, रोल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन एसिडिटी, ऑन एसिडिटी। एसिडिटी पर इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल होगा? बहुत ही सिंपल, एक लाइन का आंसर है कि विड्रॉइंग के प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ, इसलिए हम कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ जो कि एक्चुअली Ka होगी, एक तरह से Ka ही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी विड्रॉइंग यानी कि माइनस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई ग्रुप्स के, वो बढ़ाएंगे, राइट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको Pk भी कह सकते हैं आप, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी Pk, कहीं भी कह दीजिए, यहीं कह दीजिए, या आप पीछे कह चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता एसिडिक स्ट्रेंथ का। सो ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज हमारे पास आ गई है कंपेयर करने के, कि माइनस आई ग्रुप है वो बेसिकली एसिडिटी बढ़ाएंगे, प्लस आई ग्रुप्स एसिडिटी घटाएंगे। बहुत सिंपल है। आओ, बहुत सारे फैक्टर और एसिडिटी में काम करते हैं, इसलिए हम सिर्फ एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिनमें इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करे। और इंडक्टिव इफेक्ट मेनली काम करता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी कंपैरिजन करने में, या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की एसिडिटी कंपेयर करने में, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो और दूसरे मेंबर्स हैं उनकी एसिडिटी कंपेयर करने में। तो मैं तीसरा एग्जांपल एसिडिटी में ले रहा हूं, वो पहले ले लिए थे। अगर मान लीजिए आपसे कोई बोले कि फॉर्मिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का पहला मेंबर है, इसका कंपैरिजन किया जाए एसिटिक एसिड से, इसका कंपैरिजन किया जाए, है ना, प्रोपेनोइक एसिड से, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, या इसको ऐसे लिख लीजिए, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड से, एंड दैट इज कंपैरिजन किया जाए मान लो ब्यूटेनोइक एसिड से। इस तरह से कंपैरिजंस आपके हो रहे हैं, ठीक है। ये CH3 आप जानते ही हैं, ये CH3 आपको पता ही है, एंड यू आर कंपेयरिंग दीस, और आप इनको कंपेयर कर रहे हैं, दरअसल यू आर कंपेयरिंग दीस, आप इनको कंपेयर कर रहे हैं इनकी एसिडिटी को। मैंने सहूलियत के लिए इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया, और इसको D कह दिया। गधा भी जानता है, नॉर्मली एवरीवन नोस कि एसिडिटी कंपेयर करने के लिए आपको इसके कॉन्जुगेट एनायंस बनाने होंगे। आप कॉन्जुगेट एनायन बना दीजिए, ये वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगी, तो सबसे ज्यादा हटने के बाद स्टेबल हो जाएगा, तो स्टेबल O- ही होगा। कार्बन से तो हटेगी नहीं, बिकॉज़ C- से ज्यादा स्टेबल तो O- ही होता है। इसलिए नॉर्मली O- से जुड़ी हुई या रेजोनेंस वाली, O- से जुड़ने के बाद एनायन रेजोनेंस में आता है, तो वो जो हाइड्रोजन होती है वो मोर एसिडिक हाइड्रोजन होती है। अगर हम इनको हटा लें तो यहां से फॉर्मिक एनायन बन गया आपका, है ना, फॉर्माइल एनायन बन गया इस तरह से, ये बन गया आपका, यहां से CH3 एसिटेट आयन बन गया, है ना, और यहां से इसका अगले मेंबर वाला आयन बन गया, और यहां से इसका अगले मेंबर वाला आयन बन गया है।
ये वाले आयंस आपके बन गए। चलिए अब इनमें कंपैरिजन कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखो रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन की कहानी है वो सब में सेम है। आगे पढ़ेंगे डिलोक्लाइजेशन सब में सेम है। अगर डिलोक्लाइजेशन सब में सेम है तो खेल इन ग्रुप्स का है। यहां पर जुड़ा हुआ है आपका हाइड्रोजन, यहां पर जुड़ा है आपका मिथाइल, यहां पर जुड़ा है आपका इथाइल और यहां पर जुड़ा है आपका प्रोपाइल। आपको पता है जितने कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिटी घट जाएगी। अगर एसिडिटी घट जाएगी तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ए, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो कोई भी कंपेयर कर सकता है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बारी आई तो एनीवन कैन कंपेयर, कोई भी कंपेयर कर सकता है। सबसे ज्यादा फॉर्मिक एसिड होगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, बिकॉज प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। जो सामने ही लिखा है प्लस आई जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती चली जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। अगर पीके का ऑर्डर कोई हमसे पूछेगा कि बताओ पीके का ऑर्डर क्या होगा, इनका जो अक्सर पूछते हैं, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा पीके का ऑर्डर, जस्ट उल्टा हो जाएगा पीके का ऑर्डर। एसिडिक का ऑर्डर जो होगा उसका जस्ट रिवर्स इज द ऑर्डर ऑफ पीके हो जाएगा। आई थिंक यू गॉट इट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे कंपैरिजन करेंगे। ये बातें आपको आ गई होंगी। अगर आ गई है तो कुछ सवाल मैं लाया हूं, उन सवालों के थ्रू आप मुझे करके बताइए एसिडिटी। पहले मुझे बताइए कि क्या आपको ये समझ में आ गया है। यहाँ पे आज एसी काम नहीं कर रहा तो पसीना पसीना रहेगा, बिकॉज एसी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। एसी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एसिडिटी एक तरह से एनायंस की स्टेबिलिटी। कल हमने बस कार्बन आयन देखे थे, आज कोई भी एनायन आएगा। कल हमने स्पेशली कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखी थी, आज कोई भी एनायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। एनी एनायन प्रोटॉन हटने के बाद कोई भी एनायन बन सकता है। एनी एनायंस की स्टेबिलिटी की चर्चा हो जाएगी। कल कार्बन आयन थे स्पेसिफिकली, आज कोई भी एनायन हो जाएगा। चलिए इस टेबल पे तो बाद में आते हैं। पीकेएस की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट। पहले कुछ सवाल कर लेते हैं, उन सवालों के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करके बताइए। बहुत सिंपल है, माइनस आई की प्रोपोर्शनल होती है और प्लस आई की इनवर्सली। और इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है डिस्टेंस सेंसिटिव इफेक्ट है। जितना नजदीक माइनस आई ग्रुप जुड़ा होगा या प्लस आई होगा उसका इफेक्ट उतना ज्यादा लगेगा, जितना दूर होगा उसका उतना कम लगेगा। पहले वाला कंपेयर कर दीजिए, फर्स्ट वाले में कंपेयर कर दीजिए एबीसीडी का एसिडिटी ऑर्डर या पीके ऑर्डर, जो भी ऑर्डर बताना है। तीसरे अगले वाले सवाल में एबीसी, ये 3 हो गए, इनका ऑर्डर बता दीजिए। ठीक है, उससे अगले वाले सवाल में एबीसीडी का ऑर्डर बता दीजिए। सब मुझे लगता है कोई भी बता सकता है। प्रोटॉन हटने के बाद एनायन की स्टेबिलिटी आपको बतानी है। एक्चुअली इन प्रोटोनों की स्टेबिलिटी ही, सॉरी एसिडिटी ही हम चेक कर रहे हैं ना। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बताएं, प्रोटॉन की एसिडिटी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी प्रोटॉन। अगर यहां भी बात करें तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी प्रोटॉन की एसिडिटी। यहां भी बात कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ए, बी, सी और डी प्रोटॉन की एसिडिटी की बात कर दीजिए। आपको पता है कि बेसिकली अगर यहां देखें तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसमें एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है और इसमें भी एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। फर्क आप जानते ही हैं कि यहां जो क्लोरीन है, जब आगे चढ़ाएंगे तो ऊपर माइनस आएगा ना, माइनस यहां ऊपर आएगा, सब में झुकने के बाद यहां ऊपर माइनस आना है। ये क्लोरीन अल्फा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं, इस कार्बोनिल के ग्रुप वाले सी डबल वाले को अल्फा पोजीशन। यहां ये बीटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है और यहां ये गामा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। और आप पता है जितना डिस्टेंस ज्यादा होती है माइनस आई इफेक्ट उतना कम होता है। कोई भी प्लस आई भी होगा तो भी कम होता चला जाएगा, तो भी कम होता चला जाएगा। तो फर्स्ट में बहुत सिंपल है, यहां सबसे स्ट्रांग माइनस आई जुड़ेगा, लगेगा इसका, इसका माइनस आई लगेगा लेकिन कम हो जाएगा। इसका माइनस आई तो बहुत ही कम हो जाएगा, उसमें माइनस आई है ही नहीं, तो सबसे कम एसिडिक होगा। माइनस आई थोड़ा बहुत भी है लेकिन है तो सही वहां पे। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत सिंपल हम कह सकते हैं ए से ज्यादा, अगर हम पहले वाले की कंपैरिजन की बात करें तो ए से ज्यादा एसिडिक होगा कौन सा वाला, एक्चुअली डी, डी से ज्यादा एसिडिक होगा एक्चुअली सी और सी से ज्यादा एसिडिक होगा एक्चुअली बी। एक्चुअली बी एसिडिक होगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, के का ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ के। के ए या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, पीके का इसका उल्टा हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ या के का ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ना, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कीजिए। मुझे लगता है कोई भी कर सकता है, और ये भी नहीं करे तो फिर मूंगफली बेच लेना चाहिए। फिर मूंगफली बेच लेना चाहिए, फिर कोई जरूरत नहीं है पढ़ने लिखने की, बिल्कुल भी कतई जरूरत नहीं है पढ़ने लिखने की। अगले वाले में बात करें सो यू कैन सॉल्व इट आल्सो। अगर हम यहां बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर इसका प्लस आई जुड़ेगा, 100% इसका प्लस आई लगेगा और यहां पर इसका प्लस आई ज्यादा लगेगा बिकॉज़ ये एल्केल ग्रुप है। यहाँ हाइड्रोजन का कोई लगेगा नहीं, वो तो रेफरेंस लेवल होता ही है। तो प्लस आई जुड़ेगा तो आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ गिरेगी, इसलिए फॉर्मिक एसिड पीछे कराया ये तो, और दूसरा आपका बी हो गया और तीसरा सी हो गया। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ के हो गया, बहुत सिंपल है। तो करा भी चुका हूं। अगर इसकी बात करें इस वाले की तो देखो यहां पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है माइनस आई, यहां पर पोजीशन सेम है, इस बार पोजीशन सेम है, स्ट्रेंथ अलग है। इस बार पोजीशन सेम है, स्ट्रेंथ अलग है ना, पोजीशन इज द सेम, स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, स्ट्रेंथ अलग है, इस बार पोजीशन सेम है। और अगर इसलिए बात करेंगे तो बहुत सिंपल आप कह सकते हैं सबसे स्ट्रांग माइनस आई एफ का होगा, दैट इज व्हाई बी सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, उसके बाद आपके क्लोरीन का होगा, फिर डी और सबसे कम होगा एसिडिक ए। ये ऑर्डर होगा कि ए का या एसिडिक स्ट्रेंथ का। कोई डाउट है इन सवालों में? मुझे लगता है अभी भी डाउट है तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं जीवन में। मुझे लगता है अभी भी अगर डाउट है तो फिर मैं क्या ही पढ़ाऊं, फिर कोई बचा नहीं पढ़ाने के लिए। अभी रेजोनेंस जगह प्योर इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चा चल रही है, प्योर इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चा चल रही है, अभी प्योर इंडक्टिव इफेक्ट की बात चल रही है, उसके एप्लीकेशन की बात चल रही है। तो सवाल हो गए 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाता हूं और क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता हूं। 5 और 6 बहुत अच्छे सवाल है, इट्स अ गुड वेरी गुड क्वेश्चंस। 5 बेसिकली सवाल लाया हूं मैं क्लेडन से और 6 सवाल लाया हूं मैं जेरी मार्च से। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लेडन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लेडन। ये क्लेडन का सवाल है, सॉल्ट एग्जांपल है, क्लेडन एक्सप्लेन ही किया गया है, और दिस इज जेरी मार्च से लाया हूं मैं आपका। ये तो दोनों अच्छे सवाल हैं, स्टैंडर्ड किताबों के सवाल हैं, उससे आपको समझ में आएगा। एक्चुअली वैसे तो माइनस आई स्ट्रेंथ ऑर्डर बोले, यहाँ इसमें तो कुछ है नहीं माइनस आई, ये तो एसिडिक एसिड है। यहाँ एक माइनस आई है, यहाँ एक माइनस आई है, यहाँ एक माइनस आई है और यहाँ भी एक माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबकी अल्फा पोजीशन पर माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, सबकी अल्फा ही पोजीशन पर माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है एसिडिक एसिड। अब बस खेल माइनस आई की स्ट्रेंथ कंपैरिजन का है। थर्ड वाले में डी ज्यादा होगा, हाँ डी ही तो
डी ज्यादा क्यों होगा भाई? डी ज्यादा होगा, डी क्यों ज्यादा होगा थर्ड वाले में भाई? डी क्यों ज्यादा होगा थर्ड वाले में अनुराग यादव? सर डी का ज्यादा होगा ना ए से थर्ड वाले में। क्यों ज्यादा होगा डी का? प्लस आई जुड़ा हुआ है। डी कौन सा थर्ड वाले में? किस वाले में कौन थर्ड? कहां थर्ड? नहीं कहां थर्ड? अनुराग यादव कौन सा थर्ड? कौन सा थर्ड अनुराग यादव? पता नहीं क्या ही थर्ड। डी का ए से ज्यादा ही लिख रखा है मैंने, पता नहीं कौन सा थर्ड। पांचवे की कहानी बताओ, पांचवे का ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है पांचवा सवाल। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। छठा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर छठे की बात करें तो दरअसल हम अगर इनके ग्रुप के नेचर लिखना चाहें तो यहां भी अल्फा पोजीशन अल्फा पोजीशन अल्फा पोजीशन अल्फा पोजीशन, इसमें तो है ही नहीं कोई भी ग्रुप, इसमें तो कोई ग्रुप नहीं। अल्फा पोजीशन पर ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप का नेचर क्या है? ऑफ कोर्स माइनस आई नेचर का ग्रुप है। SO3H भी वेरी स्ट्रांग माइनस आई नेचर का ग्रुप है। ऑफ कोर्स प्लस आई नेचर का है COO माइनस, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो खुद ही मतलब CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 सब पे कॉमन ही है। और SO3 माइनस जो है वो ऑफ कोर्स वीक माइनस आई है, लेकिन स्टिल माइनस आई है, स्टिल माइनस आई है, स्टिल माइनस आई है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन की बारी आएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ तो आपको कंपेयर करके बतानी है, या एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन की बारी आएगी तो आपको कंपेयर करके बतानी है। इंटरेस्टिंग बात बस में एक ही है, अगर वैसे माइनस आई का नेचर देखा जाए, अगर ऐसे माइनस आई का नेचर देखा जाए तो ऑफ कोर्स NR3 प्लस जो होता है उसका माइनस आई NO2 के माइनस आई से ज्यादा होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। NO2 के माइनस आई से ज्यादा होता है NR3 प्लस का माइनस आई, बिल्कुल। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर एसिडिटी की बात करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ की या के की बात करोगे, तो सबसे ज्यादा एसिडिक दरअसल बी है इसमें, यही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद सी है, फिर साइनाइड का तो ज्यादा होता ही है और कीटोन का कम ही होता है और ए सबसे कम है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसमें ये माइनस आई ऑर्डर वो होता है, बट यहां ऐसा है, उसकी वजह दरअसल NR3 प्लस या NMe3 प्लस है ना, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है, जिससे H प्लस का निकलना भारी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, वो आसानी से H प्लस नहीं दे पाता बाकी की बजाय। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगला वाला ये बहुत सिंपल है। माइनस आई वाले इससे ज्यादा एसिडिक होंगे। अगर हम एसिडिक एसिड ले लें तो माइनस आई वाले से ज्यादा एसिडिक होंगे, प्लस आई वाले से कम एसिडिक होंगे। और ज्यादा स्ट्रांग माइनस आई किसका? SO3H का बहुत स्ट्रांग है। SO3H का तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट है। इसका मतलब ऑफ कोर्स बी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। बी के बाद आएगा माइनस आई स्ट्रांग वाला ए वाला, फिर माइनस आई बी की सही पर ई वाला, और उसके बाद डी वाला, और प्लस आई वाला तो इससे भी कम होगा, सी वाला। प्लस आई वाला तो इससे भी कम। माइनस आई वाले इससे ज्यादा होंगे, प्लस आई वाले इससे कम होंगे। बिकॉज़ इन तीनों में क्या लग रहा है? इन तीनों में एसिडिक एसिड के बाद विद रिस्पेक्ट टू एसिडिक एसिड, इसके एस्पेक्ट में बात करें तो इन तीनों में माइनस आई ग्रुप लगे और इसमें बेसिकली अल्फा पोजीशन पर प्लस आई ग्रुप लगा है। इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, दरअसल इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, इसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? n है तो उससे क्या हो जाएगा भाई? है? क्या हो जाएगा उससे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है ना, क्या हो जाएगा उससे? और बेटर समझा दिया, फील्ड इफेक्ट की कहानी आ गई आपकी, है ना? फील्ड इफेक्ट लिख लिया आपने। ओके, क्या होगा? मोर प्लस का मतलब लिटरल वाला मामला थोड़ी है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की स्टोरी आ गई ना भाई, वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन फंसा है। ओके, सो ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब अपन चलते हैं आगे और थोड़े अच्छे सवालों की तरफ, थोड़े बढ़िया सवालों की तरफ चलते हैं। और बढ़िया सवाल यहां तक किए थे अपन ने, कितने सवाल? 6। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, और ये 10th क्वेश्चन पे आते हैं। ये 9th हो गया ना? अच्छा 10th अलग है क्या? ओके अलग है, एसिड से, ठीक है ठीक है। 10th सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। ओके, या इसी को 1 2 3 4 में कंपेयर कर रखा है आगे? नहीं कर रखा, इसको कर भी दीजिए चाहो तो कंपेयर करने के लिए। इसको 1 2, इसको 3 4 लिख दीजिए, बेटर है। ऊपर वाला शायद 3 4 ही लिखा हुआ है, वो अल्कोहल ही है क्या? हाँ अल्कोहल ही है, यही तो चीज है ऊपर वाला। हाँ ठीक है, तो फिर आप इनको, हाँ इसको 9th क्वेश्चन, इसको 10th क्वेश्चन कर दीजिए। 7th क्वेश्चन बताइए, 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। इसी नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, दूसरे स्टूडियो में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है।
आओ मैं एक बहुत ही अच्छी और काम की बात बताता हूँ, उसको समझो। बेसिकली अगर नॉर्मल जाया जाए, अगर माइनस आई से जाते तो सीधी सीधी बात है कि इसका इफेक्ट है प्लस आई, है ना, और इसका इफेक्ट होता है माइनस आई। यस, इसका इफेक्ट भी माइनस आई होता है, थोड़ा ज्यादा माइनस आई होता है, और ये तो और ज्यादा माइनस आई होता है। एक्चुअली क्या है, बट इन दोनों में एक और प्रॉब्लम है, बस वही मैं समझाना चाह रहा हूं, और इसको समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंगली मेरी बात सुनना। ये वाला एसिड और इसके साथ ये वाला एसिड, नीचे वाला सवाल भी है, ये वाला बेंजोइक एसिड। दरअसल अगर माइनस आई के पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जाए, इंटरेस्टिंग बात है, माइनस आई के पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जाए तो माइनस आई स्ट्रेंथ में हम जानते हैं कि इथीन ग्रुप जो होता है उसमें 2 sp2 होते हैं, उससे ज्यादा माइनस आई स्ट्रेंथ होता है आपका फेनिल ग्रुप का। तो ऐसे केस में सिर्फ माइनस आई कंसीडर करते तो हम कह सकते थे भाई इसका माइनस आई ज्यादा है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड बोलते हैं, तो सेकंड का माइनस आई ज्यादा है इसीलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, ऐसा हम बोल सकते थे कि ना इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, ऐसा हम कह सकते थे। बट एक्चुअल में ये कहानी है नहीं ऐसे, बोल सकते थे हम ऐसा, बट एक्चुअल में कहानी ऐसे नहीं है। उसकी वजह ऐसे इसलिए नहीं है कि सिर्फ माइनस आई नहीं है, बल्कि यहां क्रॉस कॉन्जुगेशन भी है, यहां ये पाई बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में है, और अगर ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो दिक्कत ये करेगा, ये वाला कॉन्जुगेशन उस एनायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन उस एनायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा, क्योंकि जैसे ही आप यहां से एच हटाएंगे और जैसे ही आप यहां से एच हटा के एनायन बनाएंगे, एनायन स्टेबलाइज करने के लिए इधर जाएगा, लेकिन इधर से क्रॉस कॉन्जुगेशन चल रहा है और वो क्रॉस कॉन्जुगेशन दरअसल इस एनायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो एक्चुअली इसमें माइनस आई ज्यादा है, बट क्रॉस कॉन्जुगेशन भी ज्यादा है। तो माइनस आई जितना ज्यादा हुआ, क्रॉस कॉन्जुगेशन उसको काउंटर बैलेंस कर देगा, और बहुत इंटरेस्टिंग काउंटर बैलेंस होगा, और काउंटर बैलेंस कुछ ऐसा हो जाएगा कि इसकी एसिडिटी या इसका पीके वैल्यू लगभग लगभग इसके पीके वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ये बहुत काम की बात है। फर्स्ट और सेकंड जो है अप्रोक्सीमेटली इन फर्स्ट और सेकंड की पीके वैल्यू जो है, इसका थोड़ा बहुत माइनस आई ज्यादा है तो थोड़ा बहुत रेजोनेंस क्रॉस कॉन्जुगेशन भी ज्यादा है, जो आगे बढ़ाऊंगा लगभग बराबर हो जाएगी। इसीलिए दोनों का पीके वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, जो आप इस टेबल से देख सकते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 वालों का अगर ले लेंगे, ये वाला CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें तो खैर चलो दिया नहीं है, बट अगर आप इसकी पीके वैल्यू देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसमें तो शायद इसकी पीके वैल्यू नहीं है, बट देखोगे आगे तो समझ में आ जाएगी, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली दोनों की पीके वैल्यूज सेम है, लगभग सेम है। यही वजह, हाँ ये तो आपको पता है, sp कार्बन है तो ये बहुत बढ़िया कॉन्जुगेट करेगा नहीं, sp कार्बन वाला होता है तो sp2 बहुत बढ़िया कॉन्जुगेट करता है, sp वाला लीनियर होता है बहुत बढ़िया कॉन्जुगेट करेगा नहीं, इसलिए यहां इसका माइनस आई डोमिनेट करेगा। अगर माइनस आई डोमिनेट करेगा तो यस टी का ज्यादा हो जाएगी एसिडिटी, बट बी और सी की लगभग बराबर हो जाएगी, लगभग बराबर हो जाएगी, और ए की तो कम रहेगी ही रहेगी। तो ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था, क्योंकि अल्कोहलों के केस में क्या है, ये बनने वाला नेगेटिव कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा, बीच में कार्बन आ गया तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा, और अगर ये कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा तो सिंपली माइनस आई लगेगा। अब कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन का लफड़ा नहीं है, इसलिए इसमें प्लस आई लग जाएगा और इनमें सिंपली माइनस आई लगेगा। और माइनस आई का तो आप जानते ही हैं ऑर्डर, माइनस आई के प्रोपोर्शनल कर देंगे, अगर प्रोपोर्शनल करेंगे तो सिंपल स्टोरी हो जाएगी, डी फिर सी फिर बी और फिर ए। याद रखना एसिड्स में ये लगभग बराबर होता है, अल्कोहलों में क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, बीच में sp3 कार्बन आ गया, 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 इसलिए ये कॉन्जुगेशन में जाएगा ही नहीं, तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट का जो स्टोरी है वो दरअसल माइनस आई जैसे बढ़ेगा वैसे ही एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जब इन दोनों की बात करेंगे तो एसिडिटी बोलेंगे फर्स्ट, लगभग लगभग सेकंड जो आगे बताया था मैंने, लेकिन अगर अल्कोहलों की बात करेंगे तो एसिडिटी बी की ज्यादा होगी। अल्कोहलों में सिर्फ और सिर्फ आपका लगेगा, ये अल्कोहल है एसिड है, सिर्फ लगेगा माइनस आई, और यहां माइनस आई विद क्रॉस कॉन्जुगेशन, माइनस आई के साथ साथ इसका क्रॉस कॉन्जुगेशन है, थोड़ा माइनस आई इसका ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा क्रॉस कॉन्जुगेशन भी ज्यादा हो जाएगा, काउंटर बैलेंस होकर लगभग लगभग बराबर सा हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, आपको समझ में आई ये बात? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये आपका 7 8 9 10 वाली कहानी। मेरे ख्याल से आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ये मैं वो बहुत बारीक बारीक बात बता रहा हूं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती, बेहद बारीक बारीक बात बता रहा हूं, बेहद बारीक बारीक बात बता रहा हूं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती। वो जो मैंने उसको आइडल बॉन्डिंग का जो रीजन दिया उसको और बेटर वर्ड में जैसे मैंने उसको आइडल बॉन्डिंग फील्ड इफेक्ट बोलना चाहिए उसको, तो और बेटर वर्ड में उसको फील्ड इफेक्ट बोलूंगा, ठीक है? वो मैं आपको आगे बता दूंगा क्या होता है, कैसे होता है, समझ लेंगे फील्ड इफेक्ट। समझ लेंगे उसको बेटर वर्ड, ठीक है? अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग सवाल करने ही वाले। अब देखो, मान लो डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो तो क्या? मान लीजिए पहला एग्जांपल मैंने आपके, अब तक तो क्या था, सेम पोजीशन पर मैं ग्रुप जोड़ रहा था तो केवल उसकी पावर या स्ट्रेंथ कंपेयर कर लेता, अब ऐसा नहीं है। अब यहां पर क्या होगा ना, अल्फा पोजीशन पर जुड़ी है फ्लोरीन और बीटा पर जुड़ा है NO2। इंटरेस्टिंग बात यह है, पर दिक्कत क्या है, NO2 का बहुत स्ट्रांग माइनस आई होता है, फ्लोरीन का उतना स्ट्रांग नहीं होता। अब सवाल उठता है, पावर डोमिनेट करेगी या डिस्टेंस डोमिनेट करेगी? इसीलिए ऐसे केसेस में कंफ्यूजन क्रिएशन से बचने के लिए, कंफ्यूज क्रिएट होता है, उसको दूर करने के लिए कंफ्यूजन को TNP रूल फॉलो करते हैं। याद रखना, माइनस आई स्ट्रेंथ में प्लस आई में हमने TDNP फॉलो किया था, माइनस आई जब हम कंपैरिजन करते हैं, माइनस आई कंपैरिजन करते हैं तो माइनस आई के कंपैरिजन में फॉलो किया जाता है TNP रूल। TNP रूल ऐसे सवालों के लिए ही बना है। TNP रूल, TNP रूल कहता है सबसे पहले देखी जाएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक दूरी ज्यादा होते ही तगड़े से तगड़ा माइनस आई भी कमजोर बन जाता है। फिर आपका देखा जाएगा नंबर, दो कमजोर एक स्ट्रॉन्ग से ज्यादा मतलब पावर रखते हैं, और उसके बाद लास्ट में आपकी पावर आएगी या प्रायोरिटी आएगी। दैट मींस डिस्टेंस मैटर करती है भैया। अल्फा पर चाहे कमजोर माइनस आई है इसकी बजाय, फिर भी अल्फा पर है तो ज्यादा एसिडिक होगा। दैट इज व्हाई अगर फर्स्ट में एसिडिटी कंपैरिजन करें तो दिस विल बी द मोर एसिडिक, अगर एसिडिटी कंपैरिजन करें या एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो हम कहेंगे डिस्टेंस बाप है, अल्फा पर जो लगा सब कुछ वही है। अब यहां पर प्रॉब्लम है, लगे तो अल्फा पर है
लेकिन दो कमजोर लगे और एक मजबूत के रिस्पेक्ट में अल्फा पर लगे, डिस्टेंस सेम ही है, पोजीशन सेम है आपकी, बट तो एक स्ट्रांग है और दो उससे कमजोर है। याद रखना नंबर मैटर करेगा, दो एक तो हाफ में फुल से ज्यादा आता है, नंबर मैटर करेगा, दो वीक वाले एक स्ट्रांग पर भारी पड़ेंगे नॉर्मली, और अगर भारी पड़ेंगे तो हम कहेंगे नंबर मैटर करेगा, इसीलिए एसिडिटी इसकी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी। अगले वाले में चलें, अगेन यहां पर तीन कमजोर है, एक स्ट्रांग है, नंबर भारी पड़ेगा, नंबर भारी पड़ेगा। अगर यहां बात करें अब सेम हो गया, और अगर सेम हो गया तो फिर तो पावर देखी जाएगी लास्ट में, अल्फा पर है सेम हो गया तो पावर देखी जाएगी, पावर में तो लास्ट में तो पावर में NO2 जीत जाएगा। तो टीएनपी रूल है, पहले डिस्टेंस मैटर करती है, फिर नंबर मैटर करता है, फिर पावर मैटर करती है। डिस्टेंस नंबर एंड पावर, डिस्टेंस नंबर एंड पावर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है डिस्टेंस नंबर और पावर में। इसीलिए CCl3COOH ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड होता है, वो नाइट्रो एसिटिक एसिड से भी, अल्फा नाइट्रो एसिटिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रांग एसिड होता है, जिसकी पीके को आप यहां समझ सकते हो। ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की पीके ट्राइक्लोरो की, ठीक है, दैट इज 0.65, वेरी स्ट्रांग एसिड हो गया, और अल्फा नाइट्रो की 1.68 है, साफ पता लग रहा है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड अल्फा नाइट्रोसन से ज्यादा है। इनफैक्ट ट्राइक्लोरो भी अल्फा नाइट्रो से ज्यादा है, ट्राइक्लोरो भी अल्फा नाइट्रो से ज्यादा है, इनफैक्ट ट्राइक्लोरो भी अल्फा नाइट्रो से ज्यादा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गजब की बात है ये, बहुत गजब की बात है ये, समझ में आ गया आपको। और अगर मोनोफ्लोरो हो तो फिर मोनो से मोनो कंपेयर करेंगे तो फिर NO2 जीत जाएगा आपका, देन NO2 विल विन, NO2 100% आपका जीत जाएगा। इसीलिए अगर मैं एक और क्वेश्चन कंपैरिजन कराऊं, क्वेश्चन नंबर व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन नंबर है, 5 कंपैरिजन कराऊं, क्वेश्चन नंबर 5 कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवाऊं, लास्ट कहानी कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, और अगर मैंने ले लिया एक अल्फा नाइट्रो, दैट इज अल्फा नाइट्रो एसिटिक एसिड, अल्फा नाइट्रो एसिटिक एसिड, दिस इज अल्फा नाइट्रो एसिटिक एसिड। दूसरा मैंने ले लिया दरअसल दैट इज है ना, बेसिकली क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ही ले लिया अपन ने, यहां पर NR3+ या अरे यार तो लिखने में अभी मैंने बता रखा है NMe3+ का, फील्ड इफेक्ट की वजह से NMe3+ ले लिया मैंने यहां पर, अल्फा पोजीशन पे ही ले लिया। वहीं अल्फा पोजीशन पर डाइक्लोरो ना, Cl2H ले लिया आपका, C डबल बॉन्ड OH ले लिया, है ना, दो क्लोरीन ले लिया, और अल्फा पोजीशन पर एक क्लोरीन ले लिया मैंने, CH2C डबल OH, और अल्फा पोजीशन पर दरअसल तीन क्लोरीन ले ली मैंने, है ना, CCl3C डबल बॉन्ड OH। और अब अगर कंपैरिजन की कहानी आई, किसी कंपेयर करो डिस्टेंस नंबर और पावर के साथ कंपैरिजन करो, तो अच्छा हाँ ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E, इनमें कंपैरिजन करो, बहुत सिंपल है। आप अल्फा पोजीशन पे ही जोड़े हुए हो सब, ये भी अल्फा पे जुड़ा है, ये भी अल्फा पे जुड़ा है, ये भी अल्फा पे जुड़ा है, ये भी अल्फा पे, ये भी अल्फा पे। सबसे पहले डिस्टेंस बराबर हो गई तो नंबर देखो, यहाँ 1 माइनस आई है, यहाँ 1 माइनस आई है, यहाँ 2 माइनस आई है, 1 माइनस आई है और 3 माइनस आई, और 3 माइनस आई बहुत ज्यादा चीज खतरनाक हो जाएगी तो E, फिर 2 माइनस आई जीत जाएंगे तो D, फिर 1 माइनस आई में NO2 जीतता है, हमको पता है, NO2 के बाद Ne3 जीतता है, और एक क्लोरो सॉरी 2 माइनस आई वाला कौन है, E हो गया, और 2 माइनस आई वाला आपका ये रहा क्लोरो, C जीतेगा, फिर 1 माइनस आई में ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक, इनमें जीतेगा NO2, मैंने बताया था फील्ड इफेक्ट से, फिर आपका B जीतेगा और उसके बाद आपका D जीतेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, माइनस आई का ऑर्डर उल्टा है, बट इनका ऑर्डर उल्टा है, NO2 वाले का ज्यादा होता है, पीके कम और एसिडिटी ज्यादा होती है, A ग्रेटर देन B आपका। DNP रूल लगता है यहां पे माइनस आई में, और DBN रूल लगता है प्लस आई में, DNP माइनस आई में, DBN प्लस में, जो मैंने पढ़ाया था प्लस आई में, DBN आपका प्लस आई में लगता था, DBN आपका प्लस आई में लगता था, वो आपका प्लस आई में लगता था। गॉट माय पॉइंट, वो आपका प्लस आई। अब कुछ और आपकी पीके वैल्यूज के कंपैरिजन के सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इस बार पीके वैल्यू कंपेयर करवा रहा है, याद रखना पीके वैल्यू से आप जानते ही हैं मतलब एसिडिटी का उल्टा, एसिडिटी का उल्टा। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पे अल्फा पे है, हाँ अल्फा पे है, बाकी में बीटा पे है, इसका मतलब बी तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, पीके वैल्यू सबसे कम हो जाएगी इसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पीके वैल्यू कम, फिर बीटा पे एक क्लोरो, बीटा पे दो क्लोरो, बीटा पे तीन नाइट्रो, तो बीटा पे दो क्लोरो जीत जाएगा, फिर सी ज्यादा एसिडिक है तो उसकी पीके वैल्यू कम हो जाएगी, सी के बाद ज्यादा एसिडिक है NO2 वाला, उसकी पीके वैल्यू कम है, सबसे कम एसिडिक है ए वाला, तो उसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पीके, BCDA, 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 पीके पूछा है उल्टा, ठीक है, ये देखें सिंपल है, इसमें तो कुछ खास है नहीं, ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड से तो ज्यादा ही होंगे, बाकी प्लस आई है, ये इसका प्लस आई ज्यादा, इसका प्लस आई बेसिकली और ज्यादा, इसका प्लस आई बहुत ज्यादा, इसका मेथिल का प्लस आई सबसे कम है, फॉर्मिक में कोई प्लस आई नहीं है तो उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, एसिडिटी सबसे ज्यादा तो पीके सबसे कम, उसके बाद प्लस आई कम है ई वाले का, तो ई वाले की एसिडिटी ज्यादा होगी तो उसका पीके उसके बाद आएगा, फिर ए वाले का आएगा, फिर बी वाले का, सबसे कम एसिडिक सी है तो उसकी पीके वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पीके, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पीके। भाई भयानक गर्मी है, बहुत गजब गर्मी है।
लास्ट रूल है वो है कंपैरिजन, मतलब रिलेटिव कंपैरिजन विद फॉर्मिक एसिड्स, रिलेटिव कंपैरिजन विद फॉर्मिक एसिड्स, है ना, रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ये बहुत ज्यादा काम की बात बता रहा हूं मैं, विद फॉर्मिक एसिड, बहुत काम की बात बता रहा हूं, मतलब बहुत ज्यादा काम की बात बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना, इसको बहुत ज्यादा काम की बात बता रहा हूं। एक्चुअली अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ, बहुत सिंपल है पहला सवाल, कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है, मेरे को एक सेकंड भी नहीं लगेगा बताने में किसी फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। ओके, नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ मुझसे कोई पूछेगा किसी बताओ इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, मैं एक सेकंड लगाऊंगा और मैं कह दूंगा जी फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक है, क्योंकि इसका प्लस आई और एच का तो कुछ होता ही नहीं होता रेफरेंस, इसका प्लस आई, यहां प्लस आई ग्रुप है, यहां कुछ है ही नहीं, कोई ग्रुप ही नहीं है, बहुत सिंपल है, प्लस आई ग्रुप है बेसिकली उसका। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब एक्चुअल में आप फॉर्मिक एसिड को कंपेयर करोगे एसिडिक एसिड डेरिवेटिव के साथ, और इंटरेस्टिंग बात है यहां पे लगाओगे माइनस आई, कोई ग्रुप लगा दोगे माइनस आई। सवाल यही उठता है कि अब एसिडिटी कैसे कंपैरिजन करें अगर ये माइनस आई ग्रुप। अब लफड़ा है हाउ इट विल बी कंपेयर, कैसे कंपैरिजन करें इन दोनों के बीच, कंपैरिजन कैसे करें, हाउ हाउ मतलब यहां कंपैरिजन कैसे हो। मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि सवाल आया, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 है, मींस सवाल मान लीजिए आपके पास आया कि बताओ फॉर्मिक एसिड का कंपैरिजन, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, इसको यही समझते हैं, इसको मैं कुछ ऐसे समझा रहा हूं कि फॉर्मिक एसिड से कंपैरिजन हो जाए, मान लीजिए एसिटिक एसिड डेरिवेटिव का, और यहां पे आपने जोड़ दिया OH, है ना, एक ग्रुप जोड़ दिया OH। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और यहां बेसिकली आपने फॉर्मिक एसिड के साथ जोड़ दिया, मान लीजिए कोई क्लोरीन या कोई फ्लोरीन या फ्लोरीन ही जोड़ दिया आपने, NO2 जोड़ दिया। अब आपको बड़ी दुविधा हो जाएगी, दुविधा इसलिए हो जाएगी यहां तो कोई आई इफेक्ट है ही नहीं, कतई नहीं, हाइड्रोजन का तो कोई आई इफेक्ट होता ही नहीं। यहां इंटरेस्टिंग बात है, ये वाला कार्बन डोनेट करेगा बट इससे माइनस आई जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि इस माइनस आई का इफेक्ट वहां तक कितना पहुंचेगा, और वो क्या इस कार्बन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, ये जो कार्बन डोनेट कर रहा है उसको स्टेबलाइज कर रहा है, क्या ये माइनस आई उसको उनको उनको उतना उतना न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, यही सोचना है कि क्या होगा। अगर ये माइनस आई वीक माइनस आई है, तब तो भैया वीक माइनस आई उतने तगड़े नहीं होंगे, उतने तगड़े माइनस आई ग्रुप्स नहीं होंगे कि वो इस कार्बन के डोनेटिंग टेंडेंसी को ओवरकम कर पाए। इसलिए अगर वीक माइनस आई है तो जीतेगा फॉर्मिक एसिड एसिडिटी में, लेकिन अगर ये माइनस आई स्ट्रॉन्ग माइनस आई है तो फिर इनका इफेक्ट वहां तक पहुंच जाएगा, कार्बन को पार करके भी पहुंच जाएगा। कार्बन जितना फायदा पहुंचा रहा होगा ये उसके से ज्यादा नुकसान डैमेज करेंगे, इसीलिए ऐसे केस में जीत जाएंगे। एज पर ये अल्फा पे ही होने चाहिए, बीटा पे नहीं, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव जीत जाएंगे। भयंकर इंपॉर्टेंट बात है ये, खतरनाक, रेयर ही लोग हैं जो इसको समझ पाएंगे, और उसको मैं इस डेटा से और बेहतर एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर इस डेटा को आप यहां लेके आए तो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी बातें और इंटरेस्टिंग बातें। अगर आप इसको पढ़ें तो फॉर्मिक एसिड का पीके है 3.77। देखो अगर वीक माइनस आई ग्रुप जोड़े, ये सब वीक माइनस आई ग्रुप है, जैसे OH पीएच जो है ना, वो एक OH जो है वो वीक माइनस आई ग्रुप है, एल्कीन जो है एक वीक माइनस आई ग्रुप है, SO3 माइनस एक वीक माइनस आई ग्रुप है, पीएच एक वीक माइनस आई ग्रुप है। ये सब में देखो इन सबके जो पीके है ना वो उससे ज्यादा मिलेंगे सामने वाले से, मतलब इनसे तो ज्यादा एसिडिक वही है। बट अगर स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप चेक करोगे, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है आपका। अगर स्ट्रॉन्ग, ये CH स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, अगर स्ट्रॉन्ग माइनस आई चेक करोगे ना तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई वालों में ये वाले जीत जाएंगे बजाय फॉर्मिक एसिड के। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इवन क्लोरो को भी चेक कर लो, वो भी स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में, बता दें स्ट्रॉन्गली लिखा है, ये जीत जाएंगे कहानी में, यही जीतेंगे स्टोरी में। इवन आप मतलब आयोडो को भी चेक कर लो, भी जीतेगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये चीज जो मैंने बताई, ये नॉर्मली कोई नहीं बताएगा। अगर फॉर्मिक एसिड का साथ कंपैरिजन हो जाए एसिडिटी का, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड में, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड में अगर कंपैरिजन हो जाए, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड में अगर कंपैरिजन हो जाए, अगर फॉर्मिक एसिड के साथ कंपैरिजन हो जाए अल्फा सब्स्टिट्यूटेड में, मान लीजिए यहां अल्फा सब्स्टिट्यूटेड में मैं ग्रुप लिख देता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, अल्फा पर G लगा दूं, और अगर ये G वीक माइनस आई ग्रुप है, जो मैंने कल लिखाए थे, वीक माइनस आई से मेरा मतलब क्या है, अगर OH है, NH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, PH है, पीएच है ना, एसिटिलीन ग्रुप है, ये वीक माइनस, अगर ये सब है तब तो फॉर्मिक एसिड बाप है सबका, तब तो भैया एसिडिक स्ट्रेंथ में फॉर्मिक एसिड जीतेगा। उस कार्बन जितना दे रहा है ये उतना भी भरपाई नहीं कर पा रहे, इसलिए फॉर्मिक एसिड इनका राजा है। अगर अगर फॉर्मिक एसिड की कहानी से कंपैरिजन एसिडिक एसिड डेरिवेटिव्स का हो जाए और इन पर जुड़ा हुआ जी जो है अगर वो स्ट्रॉन्ग माइनस आई हो जाए, वाओ, स्ट्रॉन्ग माइनस आई से मेरा मतलब क्या है, SO3H हो जाए या COOH हो जाए, कोई भी हेलोजन हो जाए, NO2 हो जाए, NR3+ हो जाए, इस टाइप के लोग अगर कोई भी हो जाएंगे तो फिर फॉर्मिक की खैर नहीं, फिर ये दरअसल फॉर्मिक के बाप बन जाएंगे। बट ये अल्फा पे ही होना चाहिए, बीटा पे तो कुछ भी जोड़ दो फॉर्मिक ही बाबा है, अल्फा पे ही होने चाहिए ये कहानी, बीटा से काम नहीं चलेगा, अल्फा पर ही ये कहानी होनी चाहिए, बीटा से काम नहीं चलेगा, बीटा से काम नहीं चलेगा। ये बहुत तगड़ी बात है, और ये आपको पक्का, आपको क्या किसी को नहीं आती है, जो इस ऐसे डेटा पढ़ना नहीं जानता ना, जो डेटा पढ़ना जानता है सिर्फ ये कहानी उन्हीं को आती है, जो इस तरह से डेटा पढ़ना जानते हैं। मैं डेटा पढ़ के काम करता हूं, पढ़ाते बेसिकली मैं डेटा पढ़ के हूं, दरअसल मेरे को नोट्स नहीं होते, डेटा से केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, उनको ये कहानी समझ में आएगी, जो डेटा बिना पढ़े इस तरह की चीज करेंगे उनके पप्पा को भी ये समझ में नहीं आ सकती।
उनको मरे भी नहीं समझ में आ सकता। वो 100 जन्म ले लेंगे तो भी समझ में नहीं आएगी। और अगर बीटा पे कोई ग्रुप जुड़ा है तो सदा फॉर्मिक जीतेगा। कुछ भी जोड़ दो, अगर कुछ भी जोड़ दो बीटा पे एनी ग्रुप, ये पहला केस, ये दूसरा केस और तीसरा केस। अगर फॉर्मिक का कंपैरिजन, अगर फॉर्मिक एसिड का कंपैरिजन हो जाए एसिटिक एसिड डेरिवेटिव या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव और बीटा पर कोई आपने ग्रुप जोड़ दिया तो चाहे जिस मर्जी एनी माइ ग्रुप जोड़, मैंने लिख दिया एनी, एनी माइनस आई ग्रुप जोड़ो, कोई भी जोड़ दो, जीतेगा फॉर्मिक ही। लड़ाई अल्फा की है, वहां जीत सकते हैं, बीटा पे नहीं। एनी माइनस आई करो, एनी एनी जो मर्जी आपका माइनस आई ले लो, कुछ भी माइनस आई ले लो, जीतेगा फिर फॉर्मिक एसिड ही। ये फॉर्मिक एसिड वाली बात बहुत तगड़ी। अरे कुछ तो बोलो, दोस्तों तगड़ी बातें नहीं बता रहा क्या? इंडक्टिव भी पढ़ा रहा हूं, उसमें भी ऐसी बातें बता रहा हूं जो आपने सुनी ही नहीं होंगी, उसमें भी ऐसी बातें बता रहा हूं जो आपने सुनी ही नहीं होंगी। उसमें भी ऐसी बातें बता रहा हूं जो आपने सुनी ही नहीं होंगी, जो आपने सुनी ही नहीं होंगी। आपने क्या एसिडिटी ऐसे पढ़ी थी क्या? ऐसे एसिडिटी को पढ़ा था क्या आपने? इस स्टाइल में एसिडिटी पढ़ी थी क्या आपने? इस स्टाइल में एसिडिटी पढ़ी क्या आपने? ये वीक और स्ट्रॉन्ग माइनस आई पढ़ा चुका हूं मैं, ये वीक और स्ट्रॉन्ग माइनस आई पढ़ा चुका हूं भाई मैं, ये वीक और स्ट्रॉन्ग माइनस आई पढ़ा चुका हूं भाई मैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं भाई। COOH NO2 कल पढ़ा चुका हूं मैं आपको। हेलोजन और उनसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स को स्ट्रॉन्ग आई माइनस आई बोलते हैं। हेलोजन और उनसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स को स्ट्रॉन्ग माइनस आई बोलते हैं। और यहां एनी माइनस आई ग्रुप चलेगा, एनी, कोई भी माइनस आई ले आओ, आपकी जिस मर्जी को माइनस आई लाओ, एनी माइनस आई ग्रुप चलेगा, फिर फॉर्मिक सीखेगा। गर्मी और लग रही है तो भयंकर थी। ये सब बेसिकली मेरे कोई नोट्स नहीं है, मैं सब पढ़ता हूं डेटास, और डेटास से केमिस्ट्री बनाता हूं। सारी कहानी डेटास से बनी हुई है। अभी एसिडिटी कहां है यार? हमारा एसिडिटी तो शुरू भी नहीं हुई अभी तो जस्ट इंडक्टिव फैक्ट का एप्लीकेशन। अभी कहां से एसिडिटी हो गई? अभी तो जस्ट इंडक्टिव फैक्ट का एप्लीकेशन है, कहां से एसिडिटी हो गई? जस्ट इंडक्टिव फैक्ट का एप्लीकेशन। लास्ट स्टेप बेसिसिटी, बहुत सिंपल है। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, तो बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। आगे और भी पढ़ेंगे। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई स्ट्रेंथ हो जाएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई स्ट्रेंथ हो जाएगा। दैट सिंपल, और डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, सीधा सीधा हो जाएगा, बहुत आसान भाषा में कह सकते हैं। बट इसमें बहुत सारे फैक्टर रहेंगे, इसलिए उनकी मैं अभी चर्चा नहीं पढ़ा रहा हूं। बहुत फैक्टर रहेंगे इसमें, इसके अलावा भी अनेक फैक्टर होते हैं जो रहेंगे, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं जो इनसे सॉल्व हो सके। जैसे अगर अमोनिया और मिथाइल एमीन की बात करें तो हम कहेंगे ये ज्यादा बेसिक होगा। दरअसल ये ज्यादा बेसिक होगा, उसकी वजह है इसका प्लस आगे इफेक्ट। यस, आगे और मेथिल नहीं जोड़ रहा वरना कांड हो जाएगा, और कांड मुझे अभी करना नहीं है। और मेथिल नहीं जोड़ रहा वरना कांड हो जाएगा, कांड मुझे अभी करना नहीं है। स्टेरिक स्टेरिक फलाना, एसआईपी, स्टेरिक इनहिबिशन, प्रोटोनेशन, बहुत कुछ रहता फैल जाएगा उधर। मेरे को जाना नहीं है, मेरे को जाना ही नहीं है, मेरे को जाना ही नहीं है उधर। हमको जाना ही नहीं, हमको माना ही नहीं, हमको जाना ही नहीं है दरअसल। ठीक है, इसका ये पहला एग्जांपल ले लिया आपने, एग्जांपल नंबर 1 ले लिया जो सबसे आसान था। इसके अलावा बेसिसिटी में बहुत डेंजर चीज आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। ये सवाल आपको ये बताने के लिए है कि दरअसल जब भी बेसिसिटी की बात करो ग्रुप जुड़े, जैसे उसमें कोई ग्रुप नहीं है, इसमें ये दरअसल माइनस आई ग्रुप है, और यहाँ भी ये ग्रुप तो माइनस आई ही है, ये ग्रुप तो माइनस आई ही है। तो अगर इन तीनों की बेसिसिटी कंपेयर करें ओवरऑल, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेटन का सॉल्ट एग्जांपल है, और ये गारंटी से नेट में आ सकता है 101%। मॉलिक्यूल देख के लोग डर जाएंगे। अगर इन बेसिस की, इन नाइट्रोजन बेसिस की बेसिसिटी कंपैरिजन करें तो यहां पर माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, वहां भी माइनस आई है। बट इंटरेस्टिंग बात है, अगर बेसिसिटी देखें ए के रेफरेंस में तो बी की कम होगी। यस, ए बी से ज्यादा बेसिक होगा अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें। बट सी में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जाएगी। वो माइनस आई तो जुड़ा है, लेकिन इतने कार्बन दूर जुड़ा है, इतने कार्बन दूर जुड़ा है कि दरअसल उसका यहां तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं, और पहुंचेगा दरअसल इस चेन का प्लस आई इफेक्ट, ये काम ही नहीं करेगा। टू मच डिस्टेंस है, मैंने बताया था। इसीलिए बेसिकली सी के केस में नेट आपका प्लस आई लगेगा, बी में नेट माइनस आई एक्ट करेगा, यहां माइनस आई काम करेगा। दैट इज व्हाई सी की बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी ए से, और बी की तो कम रहनी है। ये भी अपने आप में एक बेहद इंटरेस्टिंग केस था। दोनों में माइनस आई ग्रुप है, बट ये वाला माइनस आई वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए दूरी बहुत लंबी है। चेन इंपॉर्टेंट हो जाएगी, चेन डोमिनेट कर जाएगी, उसका प्लस आई पहले कूद पड़ेगा, उसका प्लस आई पहले कूद पड़ेगा बेसिसिटी में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेटन का सॉल्ट एग्जांपल है, और क्लेटन इस पे बहुत समय लगाया हुआ है पीके वैल्यू देके। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछे तो ये इज द ऑर्डर। यहां प्लस आई डोमिनेट मारा है, और यहां माइनस आई। वो अलग बात है, था उसमें भी माइनस आई ग्रुप, पर वो नाइट्रोजन से इतना दूर था कि बस दूर ही था, बस बहुत दूर था नाइट्रोजन के लोन पेयरों से, मतलब दूर ही बहुत ज्यादा था। तो रिंग ने कहा तू मस्त रहे, सो चेन ने कहा तू मस्त रहे, मैं डोमिनेट करूंगी, मेरा प्लस आई जाने दे आगे। तू बहुत दूर है, वहां दूर ही रहे, मैं मेरा प्लस आई को जाने दे खेल में आगे। ये डिस्टेंस का एक बहुत बेहतरीन नमूना है बेसिकली बताने का कि हाउ डिस्टेंस बेसिकली डिस्टेंस कैसे बात करती है इंडक्टिव इफेक्ट के केसेस में।
दूरियां कैसे कम करती है। जब चेन लंबी हो जाती है तो चेन काम की हो जाती है, जुड़ा हुआ वो किसी काम का नहीं रहता। फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं रहता, चेन इंपॉर्टेंट रह जाती है। चेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लेटन का सॉल्ट एग्जांपल है और एक बेहतरीन एग्जांपल है। दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिटी एंड बेसिसिटी थिंग, आई हैव डन माय पार्ट। डीलोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग शुरू करूंगा, अभी तो पसीना पसीना हो रहा हूं। अगली क्लास में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। इंडक्टिव फैक्ट्स और उनकी एसिडिटी बेसिसिटी समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया, बेहतरीन प्रयास किया, और आपको वो सब नायाब बातें बताई जो बेसिकली नॉर्मली लोग नहीं जानते। सब जानते हैं प्लस आई लगाना माइनस आई लगाना, सब जानते हैं। जो नहीं जानते लोग, मैंने वो बताने की कोशिश की आपसे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। कुछ नया सीखा आपने? यही वो सवाल है जो आप कहते हो पता नहीं कहां से आ जाते हैं एसिडिटी बेसिसिटी के। सवाल नहीं बनाएगा, वो टेबल देखेगा और कंपेयर करवा लेगा भाई। यही वो क्वेश्चन है जिनको देख के आप कहते हो पता नहीं कहां से आ जाते हैं। बहुत एसिडिटी बेसिसिटी कहां से क्या आ जाते हैं? ये टेबल्स होती है, बस इन्हीं से आते हैं। अब इसमें जितने इसके अलावा दुनिया में होते नहीं, जो कुछ था इसमें आ गया। अब इससे बाहर पूछ नहीं सकता, उसको आएगा ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं। तो कुछ ऑर्गेनिक में कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ पर्सपेक्टिव, कुछ बातें कुछ समझ में आ रही है ऑर्गेनिक में आपको, कुछ बिल्कुल नया अलग। मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन, अनुराग सब आ जाएंगी समय के साथ। अभी मैं रेजोनेंस पेजोनेंस नहीं पढ़ाया हूं। एटा मेटा पोजीशन सब आ जाएंगे। अभी बकवास नहीं करनी। मेटा पोजीशन पैरा पोजीशन बकवास नहीं करनी। अभी बहुत कुछ बाकी है। एसिडिटी बेसिडिटी दोबारा आएगा पूरा डिटेल में ना, ज्यादा नौटंकी मत किया करा के। पहला होमवर्क है आपका, लिखो स्प्रिंट नंबर 1। होमवर्क है कल का आपका, स्प्रिंट नंबर 1। होमवर्क है आपका स्प्रिंट नंबर 1। पहली स्प्रिंट आपको करके लानी, फर्स्ट स्प्रिंट आपको करके लानी, फर्स्ट स्प्रिंट करके लानी।
का तो काय देना है